the last lecture of chapter 1 for CBSE Biology class 10th. In last, we'll do a quick revision of this chapter. So बच्चों, आप वीडियो लास्ट तक देखें. Hello student, this is me Prashant Tripathi, your mentor for teaching and learning process. In this video lecture, we'll discussing about some of the topics related with this chapter. So the first topic is, तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए लिया जाता है? अपना फूड बनाने के लिए. फूड बनाने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. बट फोटोसिंथेसिस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया जाता है? इसके साथ बच्चों यहाँ पर वाटर भी लिया जाता है. वाटर भी लिया जाता है तो वाटर तो आपको पता है कि यहाँ पर रूट से लिया जाएगा. बट इसके अलावा कुछ और ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिन्हें सेपरेटली एब्जॉर्ब किया जाता है. क्या किया जाता है? सेपरेटली एब्जॉर्ब किया जाता है. कौन कौन से आते हैं बच्चों? इनको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स. और इन मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर आता है नाइट्रोजन आएगा, यहाँ फास्फोरस आएगा, यहाँ सल्फर आएगा, और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट बॉडी के अंदर. कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा? ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाएगा. कौन एब्जॉर्ब करेगा? सेम वही रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी. बट अगर हम देखें तो जहां से एब्जॉर्ब कर रही हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, और जहां तक इन्हें पहुंचाना है, समझिएगा, जहां से एब्जॉर्ब किया गया है और जहां तक पहुंचाना है, अगर इसके बीच के डिस्टेंस कम होता थी, अगर प्लांट हमारा इतना बड़ा होता तो यहां से एब्जॉर्ब किया, यहां तक पहुंचा दिया गया, और सिंपल हम डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू पहुंचा सकते थे इसे. बट प्लांट बॉडी को आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. वेरी टॉल प्लांट्स आर देयर, 50 फीट 60 फीट के होते हैं. तो बच्चों वहां पर सिर्फ डिफ्यूजन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ट्रांसलोकेट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए एब्जॉर्ब मिनरल्स को. इसके लिए और भी कई मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं. सो बच्चों अगर हम लोग देखें तो प्लांट में मेनली दो चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है या दो चीजों का ट्रांसलोकेशन होता है. किसका किसका होता है? एक होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर, और एक जिसे हम बोलते हैं फूड. बच्चों वाटर जिससे ट्रांसलोकेट होता है या जिससे ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं जाइलम, और जो फूड जिससे होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फ्लोएम. तो एक एक चीज की हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं. तो जाइलम के टिश्यूज देख लेते हैं. किसको देखेंगे बच्चों हम लोग? जाइलम में पाए जाने वाले टिश्यूज को. एक चीज आप और जान लीजिए कि इन दोनों को मिला करके नाम दिया जाता है वैस्कुलर टिश्यूज. क्या नाम दिया जाता है? वैस्कुलर टिश्यूज. इसको याद रखिएगा. हम वैस्कुलर टिश्यू ही आगे बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया. यहाँ पे बच्चों जाइलम वैस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मेन इसमें पाया जाता है जाइलम वेसल्स, और अच्छे से लिख देते हैं इसको. मेन इसमें क्या पाया जाता है? जाइलम वेसल्स. और दूसरा जो पाया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं जाइलम ट्रैकीट्स. बच्चों जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकीट्स ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर का ट्रांसलोकेशन कराने के लिए. कहां से ट्रांसलोकेट कराएंगे? रूट से टिप तक. और बच्चों ये रूट से टिप तक ट्रांसलोकेट तो कराएंगे, बट कैसे ट्रांसलोकेट कराएंगे? यहां पर एक कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं. क्या करते हैं बच्चों? ये लोग एक कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं. और ये कॉलम कैसे होगा? अच्छा, क्या यही दो टिश्यू पाए जाते हैं इसके अंदर? ऐसा नहीं है. यहाँ पर दो टिश्यू और पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा. बच्चों जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा ये मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं रूट की सेल्स को भी और प्लांट की सेल्स को भी. ये समझिएगा, मोस्टली ये बोला जाता है कि प्लांट की सेल्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं. जो कंडक्शन कौन कर रहा है? मेन कंडक्शन कर रहे हैं मेन जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकीट्स. कहां से? जो रूट है, रूट से टिप तक कंडक्शन कर रहे हैं. कैसे कंडक्शन कर रहे हैं? कॉलम की हेल्प से कंडक्शन कर रहे हैं. तो बच्चों एक बात तो ये हमें समझ में आ गई, बट क्या यही चीज होती है? क्या ऐसे ही ट्रांसलोकेशन होता है? एक और इसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा. बच्चों कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि बच्चों ट्रांसपिरेशन क्या होता है. देखो बच्चों ट्रांसपिरेशन होता है कि जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ प्लांट. बच्चों एरियल सरफेस कहने का मतलब कि ऐसे सरफेस जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हैं, जैसे लीफ हो गई,
जैसे स्टेम हो गई, जब इन सरफेस से वाटर का डायरेक्टली इवेपोरेशन होता है। और बच्चों इवेपोरेशन होगा तो कैसे इवेपोरेशन होगा? वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। अब आओ इधर ही बात कर लेते हैं हम लोग। बच्चों जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ये देखो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीफ से, और लीफ में पाया जा रहा है यहाँ पर स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से ट्रांसपिरेशन होगा। हम देखें तो जो अभी हमने ये कॉलम बताया था आपको, इसी कॉलम को उठा करके हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इस कॉलम को रख दिया उठा करके। अब क्या होगा कि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी यहाँ से, और जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो एब्जॉर्ब करने के टाइम पे वाटर की एक कॉलम में लेयर बन जाएगी, ऐसे लेयर बन जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, समझिएगा इसको, जैसे ही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा तुरंत ही एक सक्शन डेवलप हो जाएगा। मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, जैसे ही यहाँ से वाटर उड़ेगा तुरंत ही पीछे से इसको खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो पूरे लेयर में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, या हम बोले इसी को कि ये सक्शन डेवलप हो जाएगा। बच्चों इस टेंशन या इसी सक्शन की वजह से वाटर अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे वाटर टॉप से बहुत लंबे लंबे प्लांट्स में मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ। इसके बाद बच्चों जो हम लोग फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो अभी हमने क्या बताया, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसी चीज को लेकर के हम आगे चलते हैं कि फूड कहाँ बनेगा। बच्चों फूड बनेगा लीफ में, और जब लीफ में बनेगा तो हम यहाँ पर, चलिए हमने फूड बना दिया यहाँ पे। अच्छा एक चीज इसके बाद हम और देख लेते हैं कि जैसे हमने जाइलम में बताया था कि जाइलम वाटर किससे होगा? जाइलम से होगा। जाइलम में क्या पाया जाएगा? वेसल्स पाए जाएंगे, ट्रैकिड्स पाए जाएंगे। सेम एज इट इज बच्चों फ्लोएम में यहाँ पे दो टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, याद रखिएगा इसको, कंपेनियन सेल्स। और इसके बाद सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सीव ट्यूब्स। बच्चों यही कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब मेनली ट्रांसलोकेट कराती हैं। बच्चों जो हम लोग ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आप एक चीज समझ लीजिए कि जब पहला फूड बनेगा, आप याद रखिएगा, जब पहला फूड बनेगा तो वो हमेशा बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। बच्चों इससे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम आपको एम्फेसिस दे करके ये बात बता रहे हैं। इसको बहुत अच्छे समझ करके मेमोराइज कर लीजिएगा कि ग्लूकोज के फॉर्म में पहला फूड बनेगा, देन आफ्टर इस फूड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर से कन्वर्ट किया जाएगा सुक्रोज के फॉर्म में। अब क्यों ये कन्वर्ट किया जा रहा है ये सुन लीजिए पहले। ग्लूकोज बनाया जाएगा, यूज किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा फूड यूज कर लिया जाएगा, कुछ फूड स्टोर किया जाएगा, और जब स्टोर किया जाएगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। बट फिर से जब यूज किया जाएगा स्टोर्ड फूड को, तो स्टोर्ड फूड को यूज करने के टाइम पे स्टार्च को अगेन कन्वर्ट किया जाता है। स्टार्च अगेन कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज, एंड देन दिस सुक्रोज विल बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इन प्लांट बॉडी। तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसलोकेशन किसका होगा? सुक्रोज का होगा। क्वेश्चन यही आया हुआ है कि इन विच फॉर्म द फूड इज ट्रांसलोकेटेड ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुक्रोज। तो यहाँ पे बच्चों सुक्रोज ट्रांसलोकेट करेगा, और सुक्रोज कैसे ट्रांसलोकेट करेगा? बच्चों सुक्रोज ट्रांसलोकेट करेगा फ्लोएम सैप के फॉर्म में। फ्लोएम सैप क्या मतलब? फ्लोएम की सेल्स में डिसॉल्व्ड फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में सुक्रोज ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो ट्रांसलोकेट क्या किया जा रहा है? मेनली फ्लोएम सैप ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा, अभी इसको हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोरिलेट करेंगे। तो हमने क्या बताया यहाँ पे? कंपेनियन सेल्स होंगी, सीव ट्यूब्स होंगी, इन दोनों को उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया। अब जब हमने यहाँ पर रख दिया तो फूड यहाँ पे बन रहा है। जब फूड बनेगा तो उसको पहले लोड किया जाएगा इन सेल्स में। बच्चों जब लोड किया जाता है तब एटीपी का यूज किया जाता है, याद रखिएगा एटीपी का यूज किया जाएगा। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, मींस एनर्जी का यूज करके इसको लोडिंग की जा रही है। इसके बाद का प्रोसेस आप देखेंगे तो बच्चों ये इसमें लोडिंग कर दी गई। जैसे लोडिंग की जाएगी यहाँ पे सेल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा।
वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर टर्जिड कंडीशन में आ जाएगी ये सेल। और जब ऐसा होता है तो बच्चों मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर आप देखेंगे फूड बन रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाएगा, इन कंपेयर जहां तक पहुंचाना है वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहेगा। जब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ है, तो फूड बहुत इजीली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इनसाइड द प्लांट बॉडी। सो बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज, बच्चों हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखें तो अगर कोई भी एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज पाई जा रही है, या हम लोग कहें कोई भी चीज जो टॉक्सिक है, तो उसको क्या किया जाता है बच्चों, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, अब बच्चों हम लोग जब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन की, तो मेनली दो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जिसे हम बोलते हैं लिवर और एक जिसे हम बोलते हैं किडनी। बच्चों लिवर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट हम किडनी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, जो हम लोग किडनी की बात करते हैं तो किडनी कहाँ पाई जाती है। आप लोग जानते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में कुछ इस जगह पे बैकबोन के पीछे साइड में यहाँ पर किडनीज पाई जाती हैं। किडनी कैसे पाई जाती है बच्चों, किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखें तो बच्चों यहां से निकल करके आते हैं ऐसे, इसको समझिएगा, यहां से निकल करके आ रहे हैं बच्चों, ये इनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर आगे जा करके खुलता है एक तरह के ब्लैडर में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो हम लोग नाम दे देते हैं इसको, ये क्या है, ये राइट किडनी है, ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। और लेफ्ट किडनी के बाद बच्चों ये क्या है, ये यूरेटर है। और इसके बाद ये क्या है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर दो तरह की वेसल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक पाई जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं रीनल वेन, और एक पाई जाती है बच्चों जिसको हम लोग नाम देते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, तो वेन यहाँ पर क्या करेगी, वेन इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी जिसमें बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, और उसको ले जाकर के सीधे अंदर एंटर करा दिया जाएगा। सेम एसेज यहाँ पर, सेम एसेज यहाँ पर, यहां से प्यूरिफाई किया जाएगा, और प्यूरिफाई करने के बाद इसे डाल दिया जाएगा रीनल आर्टरी में। और रीनल आर्टरी क्या करेगी, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई कर देगी। तो बच्चों यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर मेनली एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर बच्चों इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो इसको हम ओपन कर देते हैं। बच्चों ये देखो, हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन कैसे कर दिया, ओपन हमने इसको ऐसे कर दिया कि ये किडनी है, इसको हमने ऐसे उठाया और ऐसे काट दिया, और ऐसे काटने के बाद हम ऐसे किडनी आपको ये पोर्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर पोर्शन दिखाएंगे तो अंदर साइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स, देखो पिरामिड शेप का है ये, और पिरामिड शेप बच्चों और अच्छे से देखो तो इसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। बट आप लोग कोर्स में नहीं है ये, आप लोग ये समझिए कि इसे पिरामिड बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं नेफ्रॉन। बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन जो है यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंडक्ट कराने के लिए, कहां पर, किडनी में। और इसीलिए नेफ्रॉन को बोला जाता है एक्सक्रीटरी यूनिट। क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सक्रीटरी यूनिट, तो आप डरिएगा नहीं, आप सीधे यहाँ पर नेफ्रॉन को लगा दीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर सेम एज इट इज यही वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं यूरेटर। तो सेम एज यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यूरेटर। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं, तो हम लोग मेनली बात करेंगे इस नेफ्रॉन की। तो चलो इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, उसको उसके अंदर से बाहर निकालेंगे। किसके अंदर से, मेडुलरी पिरामिड के अंदर से। मेडुलरी पिरामिड कहाँ पाए जा रहे हैं, किडनी के अंदर पाए जा रहे हैं। और किडनी का हमने कौन सा सेक्शन काटा था, जो ऐसे सेक्शन काटते हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल सेक्शन, एलएस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो उसके अंदर जैसे ही हम इस मेडुलरी पिरामिड से हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर बाहर निकाल लिया हमने यहाँ पे,
कैसे है बच्चों ये स्ट्रक्चर? आप लोगों की बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहे हैं आपको। अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर पाया जाता है एक तरह का कप, एक तरह का कप पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बोवेन्स कैप्सूल। नाम समझिएगा, बोवेन्स कैप्सूल। और बच्चों बोवेन्स कैप्सूल पीछे जाता है तो पीछे जा करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ वाइन का ग्लास लग रहा है ये, और इस वाइन के ग्लास को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। ये देखो, ये वाइन ग्लास थोड़ा और अच्छा बन गया। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि रीनल आर्टरी आएगी, रीनल वेन आएगी, तो सेम एज इट इज बच्चों यहाँ पर रीनल आर्टरी आती है। और रीनल आर्टरी आएगी तो बच्चों यहाँ पर इसके अंदर चली जाएगी, और अंदर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज बना लेगी। क्या बना लेगी? बहुत सारी कैपिलरीज बना लेगी। और कैपिलरीज बना लेगी तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? अंदर के स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बच्चों, ग्लोमेरुलस और बोवेन्स कैप्सूल मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मालपीजियन टिब्यूल। और बच्चों ये मालपीजियन टिब्यूल आगे जाकर के आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, और ये आगे जाकर के एक तरह की डक्ट में खुलेगा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। आप लोगों के कोर्स में केवल इतना ही है। अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर पीसीटी होता है, फिर हेनलेज लूप है, डीसीटी है, देन कलेक्टिंग डक्ट है, पर आपको उससे मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आगे आएगा और आगे आकर के इसमें ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा। कैसे कॉइल्ड हो जाएगा? ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा। और बच्चों जब ऐसे कॉइल्ड हो जाता है तो क्यों कॉइल्ड हो रहा है? बिकॉज यहाँ से अभी आगे क्या होगा, यहाँ से जब ब्लड आएगा तो बच्चों यहाँ से ब्लड छन जाता है। क्या हो जाता है? छन जाता है। और छनने के बाद कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और जब ब्लड यहाँ पर आ रहा है तो कुछ चीजों को तो यहीं पे रोक लिया गया, बट सारी चीजें यहाँ नहीं रुकेंगी, कुछ चीजें यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ से जो एक्सेस अमाउंट में चीजें हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है, उसको क्या किया जाएगा? उसको यहाँ पर रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। और बच्चों जब रीएब्सॉर्ब किया जाएगा तो यहाँ पर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। तो किसको इसको रीएब्सॉर्ब किया जाएगा? बच्चों ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, अमाइनो एसिड को रीएब्सॉर्ब किया जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, उनको एब्सॉर्ब किया जाएगा। इसके बाद सॉल्ट को एब्सॉर्ब किया जाएगा। और ले लीजिए भाई, इसके बाद आगे जाते हैं आप, तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ रीएब्सॉर्प्शन होता है। किसका रीएब्सॉर्प्शन होता है? वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। बिकॉज अगर आप जानते हैं हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में वाटर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी। बच्चों वाटर के रीएब्सॉर्प्शन के बाद जितना भी फिल्ट्रेट होगा वो सब निकल करके कहाँ आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट, आइए फिर से इसको ले चलते हैं कि ये आपका हो गया पिरामिड, और पिरामिड के अंदर पाए जाने वाली ये नेफ्रॉन एक नहीं होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, और मिलियन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट आ करके यहाँ पर जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगी। और ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड से निकल करके आएंगी। और ये स्ट्रक्चर किडनी का, और यहाँ बाहर क्या पाया जा रहा है? यूरेटर। तो बच्चों यहाँ से यूरेटर से ये निकल करके कहाँ जाएगा? यूरेटर से निकल करके जाएगा नीचे सबसे, और कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर में जब जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स की प्रेजेंस की वजह से हमें पता चलता है कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया है पूरा, जिसकी वजह से हमें एक्सक्रीट आउट करने का या यूरिनेट करने का मन होता है, या हम कहें कि हमें पता चलता है कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देखेंगे ये। बच्चों जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या कहीं पे इंजरी हो जाती है और किडनी तक डायरेक्टली ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी कंडीशन में एक आर्टिफिशियल तरीका है जिससे ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस या हम बोले कि आर्टिफिशियल किडनी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आर्टिफिशियल किडनी। बच्चों इसमें किया क्या जाता है?
किया ये जाता है कि आप अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें यूज होते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अपने अंदर से पास आउट हो जाने दे और कुछ चीजों को रोक ले। तो सेम एज इट इज यही किया जाता है कि दो वेसल डाली जाती हैं बॉडी के अंदर, वेन्स में, कहीं यहां पर वेन्स में दो वेसल्स डाली जाती हैं, एक जो प्योर ब्लड को ले जाएगी और एक जो इम्प्योर ब्लड को लाएगी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको कलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इससे, और कनेक्ट करने के बाद वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और प्यूरिफाई करके इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देगी और पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करा दिया जाएगा। सो बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, हम लोगों ने ह्यूमंस में तो देख लिया कैसे एक्सक्रीशन होता है, अब हम प्लांट्स में देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि प्लांट में बहुत सारे डेड टिश्यूज पाए जाते हैं, या हम लोग बोलें कि प्लांट में रेजिन पाया जाता है, प्लांट में गम्स पाए जाते हैं। बच्चों ये रेजिन, ये गम, ये डेड टिश्यूज, या हम बोलें कि डेसाइडुअस प्लांट्स में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लीफ शेड होती है, लीव्स की शेडिंग होती है, और इस लीफ की शेडिंग की वजह से भी बच्चों जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इन सब में जाकर के डिपॉजिट कर दिया जाता है, और डिपॉजिशन के बाद जब ये निकलते हैं प्लांट से बाहर तो सीधे सीधे प्लांट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आप देखेंगे प्लांट की सेल जो कुछ इस तरह की होती है, इसमें बड़े बड़े यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाएंगे जिसमें यहाँ पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ला करके स्टोर कर दिया जाता है और बाद में इसको बॉडी से या सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट। So now we have talked about each and every concept of this chapter. I hope you like the lecture. If you like it, do like, share and subscribe. Thank you so much.